के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद को लेकर जो चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया था और 5 जुलाई से नॉमिनेशन की तारीखों का जो स्टार्ट है 5 जुलाई से हो चुका था। 5 जुलाई से 19 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। अब सवाल ये है कि एनडीए किसको उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाता है। देखिए, एनडीए के प्रत्याशी के रूप में 2017 में वेंकैया नायडू थे और यूपीए के लिए गोपाल कृष्ण गांधी थे। गोपाल कृष्ण गांधी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा क्योंकि पूर्ण बहुमत संसद में थी एनडीए के पास। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है, सबसे पहले ये सवाल है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है? देखिए, जो दोनों सदन हैं उसके कुल मिला के संसद के सदस्य हैं 776। ये सभी यहाँ पर वोट डालते हैं और जिसको 50% से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाता है। राष्ट्रपति चुनाव तो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है, उस पर भी अब आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति अब कौन बनेगा, सवाल ये उठता है दोस्तों। देखिए, उपराष्ट्रपति के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इन दोनों ने ये तय करा है कि एक ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया जाए जो कोई विवाद पर ना हो और बिल्कुल एक साफ सुथरा चेहरा हो। देखिए, कई नाम आए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम है, वेंकैया नायडू का नाम है, टी सुंदरराजन जो कि तेलंगाना की राज्यपाल है, तमिलनाडु में रहने वाली है, उनका नाम है, आनंदीबेन पटेल का नाम है, थावरचंद गहलोत का नाम है। लेकिन आपको बताऊं कि ये लगभग तय है 80% की मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने हाल ही में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है, जिनको राज्यसभा वापस नहीं भेजा गया और जो रामपुर की लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़े थे और ऐसा लग रहा था कि उनको कोई संवैधानिक पद दिया जाएगा। पहले चर्चा थी कि उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए मुख्तार अब्बास नकवी का नाम सबसे शीर्ष पर चल रहा है और पूरी संभावना है कि मुख्तार अब्बास नकवी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए की ओर से बनाया जाए और कुछ ही दिनों में ये तय हो जाएगा कि कौन उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद हम इस पर और चर्चा करेंगे। अगली जो खबर आई है वो है 2 मंत्रियों के इस्तीफों को लेकर। एक तो मुख्तार अब्बास नकवी और एक आरसीपी सिंह, दोनों का राज्यसभा का कार्यकाल टर्म पूरी हो गई थी और दोनों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और राष्ट्रपति को। देखिए, आरसीपी सिंह के बारे में हम नहीं बता सकते उनका क्या होगा क्योंकि वो जेडीयू के हैं। क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे? चर्चा है कि उनको जम्मू कश्मीर का एलजी भी बनाया जा सकता है या किसी राज्य का एलजी बनाया जा सकता है। लेकिन आरसीपी सिंह, आपको इनके बारे में बताऊं तो जेडीयू के कोटे से मंत्री थे, लेकिन नीतीश कुमार ने इनको राज्यसभा के लिए वापस नहीं भेजा। उसका एक कारण था कि इनकी नजदीकियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और भारतीय जनता पार्टी से लगातार बढ़ रही थी। इस वजह से आरसीपी सिंह का पत्ता कट गया और आरसीपी सिंह का आने वाले समय में क्या होगा इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। मुख्तार अब्बास नकवी की हमने चर्चा की कि वो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा 4 बड़ी हस्तियों को नामांकन किया गया है राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ये चारों ही दक्षिण के हैं। तो आप इससे अंदेशा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण पर कितना फोकस है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हाल ही में जो बैठक हुई है वो भी दक्षिण में की गई थी। देखिए, इनमें महान एथलीट, पूर्व एथलीट पीटी उषा का नाम है। इसके अलावा विजेंद्र हेगड़े का नाम है जो कि जैन समुदाय के हैं। के.वी. विजेंद्र प्रसाद का नाम है जो कि फिल्म लेखक है और इलैया राजा जो कि एक संगीतकार हैं। ये 4 ऐसे हस्तियां हैं दक्षिण भारत के जिनके बारे में कहा जाता है कि अपने अपने राज्यों में भी लोकप्रिय है और इन्होंने जो योगदान दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और राज्यसभा में इनका भेजा जाना दक्षिण की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए और विपक्ष दोनों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। एनडीए की ओर से एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू जो कि उड़ीसा की रहने वाली है, मयूरभंज जिले में पैदा हुई थी, रायरंगपुर से विधायक रह चुकी है, बीजेडी और बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुकी है, झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी है और खास बात यह है कि वो ट्राइबल समुदाय से आती है
और अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती है, जिसकी संभावनाएं 99.9% है, तो इतिहास होगा। भारत के इतिहास में कोई भी ट्राइबल राष्ट्रपति पद तक अभी तक नहीं पहुंचा है। द्रौपदी मुर्मू पहली ऐसी ट्राइबल वुमेन होगी जो कि राष्ट्रपति बनेगी। इससे पहले प्रतिभा पाटिल पहली महिला थी जो राष्ट्रपति बनी थी। द्रौपदी मुर्मू की हमने बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत रही है हमेशा कि वो अपने डिसीजंस में हमेशा सस्पेंस बरकरार रखते हैं। 2017 में किसी ने सोचा नहीं होगा कि रामनाथ कोविंद, जो कि बिहार के उस समय के राज्यपाल थे, वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने उनको प्रमोट किया, फिर राष्ट्रपति बनाया, वो ऐतिहासिक था। द्रौपदी मुर्मू के साथ भी यही है। उनकी चर्चाएं वैसे तो थी मीडिया के अंदर, लेकिन उनसे ऊपर भी कई नाम थे। आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी चल रहा था, वेंकैया नायडू का नाम भी चल रहा था, रामनाथ कोविंद का नाम चल रहा था, आनंदीबेन का नाम चल रहा था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू एक सीधी सादी वुमेन है, एक सामान्य इंसान है, और उनका जो जीवन रहा है दोस्तों, बहुत संघर्ष वाला रहा है। जिस तरह से अपने पति को उन्होंने खोया, दोनों बेटों की उन्होंने मृत्यु देखी, इसके अलावा अपनी माँ, अपने भाई, इन सब की मृत्यु उन्होंने देखी है। तो कुछ समय तक वो डिप्रेशन में भी गई, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वापसी की है वो बहुत खतरनाक है, और उनको मैं सल्यूट देना चाहूँगा द्रौपदी मुर्मू को। और नरेंद्र मोदी की भी इस पर तारीफ होगी। यशवंत सिन्हा, जो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, वाजपेयी सरकार में पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री थे। उनके बेटे मोदी सरकार की पहली टर्म में वित्त राज्य मंत्री थे। बीजेपी छोड़कर यहाँ पर आए, उनकी नाराजगी थी मोदी सरकार की पॉलिसी से। वैसे उनको नाराजगी इस बात की थी कि उनको कोई भाव नहीं दिया जा रहा है। यशवंत सिन्हा की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, और नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि 75 साल से ऊपर के व्यक्ति को राजनीति में सक्रिय होने का भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से उनका अधिकार खत्म हो गया था। जो 75 साल से ऊपर हो गया वो राजनीति से संन्यास ले रहे। लेकिन यशवंत सिन्हा सोचते थे कि भाई हम अभी भी राजनीति कर सकते हैं। फिर वो टीएमसी में आए। लेकिन मजाक की बात यह है दोस्तों कि राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है विपक्ष का, उसमें पहले शरद पवार को कहा गया, फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कहा गया, उसके बाद गोपाल कृष्ण गांधी को कहा गया, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल हैं, महात्मा गांधी के पोते हैं। लेकिन इन तीनों ने मना कर दिया, क्योंकि ये तीनों समझते हैं, जानते हैं कि ये हारी हुई लड़ाई है। और कांग्रेस तो कुछ कहने के लायक नहीं थी कि यशवंत सिन्हा जो टीएमसी के थे उनको उम्मीदवार बनाया गया, और कांग्रेस ने कुछ भी नहीं कहा, सीधे सीधे समर्थन कर दिया। 19 दलों ने इनका समर्थन किया है, लेकिन इनकी हार निश्चित है। देखिए, वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल, बहुजन समाजवादी पार्टी, इन तीनों ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जनता दल सेकुलर, अकाली दल, इन्होंने अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करी है। तो यशवंत सिन्हा की हालत आप समझ सकते हैं कि विपक्ष में भी इनके नाम पर एकजुटता नहीं है, और द्रौपदी मुर्मू का जीतना तय है, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल ने इनका समर्थन पहले ही कर दिया है। देखिए, यशवंत सिन्हा की हार पूरी तरह तय है, और 100% द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होगी। अब औपचारिकता रह गई है। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति पद का ये चुनाव होता कैसे है। देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सभी राज्यों के विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा, इन सब के संसद सदस्यों का वोट वैल्यू गिनी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं विधायकों की। और एक खास बात और कि एमएलसी, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, वो इसमें वोट नहीं डाल सकते, और जो नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में, वो भी इस चुनाव में वोट नहीं डालते। देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने के लिए सबसे पहले 35 वर्ष से अधिक उम्र की जरूरत है। लोकसभा सदस्य बनने लायक व्यक्ति होना चाहिए। 50 सांसदों या 50 विधायकों की जो समर्थन की वहाँ पे चिट्ठी चाहिए होती है। इसके अलावा भारत का नागरिक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि क्या खासियत है इस चुनाव की। पहली बात तो ये, राज्यों की विधानसभा की मैं बात करूँ। देखिए, भारत में राज्यों की विधानसभा
की बात करते हैं तो 5,43,231 कुल वोट वैल्यू है सभी राज्यों के विधानसभा के विधायकों की। देखिए कैसे निकलती है विधायक की वोट वैल्यू, एक बड़ा क्वेश्चन है। देखिए राज्य की जो कुल जनसंख्या होती है, मान लीजिए राजस्थान की जनसंख्या 8 करोड़ है, उसको भाग दिया जाता है उनके टोटल विधायकों की संख्या से। जैसे 8 करोड़ को भाग दिया गया 200 से, जो संख्या आती है उसको 1000 से वापस भाग दिया जाता है, और उसके बाद जो संख्या आती है उससे एक विधायक के वोट वैल्यू का फैसला होता है, और एक विधायक की वोट वैल्यू को राज्य की कुल विधानसभा के विधायकों की जो संख्या है उससे गुना कर दिया जाता है। देखिए एक आपको उदाहरण देते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के एक विधायक की वोट वैल्यू है 208 और यहाँ के कुल विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 403। तो कुल वोट जो उत्तर प्रदेश के हैं वो है 83,824, 83,824। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर यह सब होता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे बड़ी है तो सबसे ज्यादा वोट वैल्यू उसी के राज्य की है, उसी के राज्य के विधायक की है। इसके बाद देखिए सिक्किम की बात करें तो सिक्किम एक बहुत ही छोटा राज्य है और 1971 की जनसंख्या इसमें आधारित की जाती है, और 2026 के राष्ट्रपति चुनाव तक 1971 की जो जनसंख्या है उसको ही बेस माना जाएगा। तो 1971 की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से सिक्किम की जनसंख्या महज 2 लाख है, और यहां पर टोटल विधायक हैं वो है 32। एक विधायक की वोट वैल्यू है 7, तो 7 को गुना किया जाता है 32 से, तो आई 224। इस तरह से अब बात करें लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की वोट वैल्यू कैसे निकलती है। एक सांसद की वोट वैल्यू है 706, कुल सांसदों की वोट वैल्यू है 5,43,200। भारत में 776 सांसद है और 4,033 विधायक हैं। देखिए सांसद की वोट वैल्यू कैसे निकलती है यह बता देते हैं आपको। सभी राज्यों के विधायकों की कुल वोट वैल्यू को, आप समझ रहे हैं ना, सभी राज्यों के विधायकों की कुल वोट वैल्यू को सभी सांसद जो 776 है उससे भाग दिया जाता है। जैसे 5,43,231 को 776 से भाग दिया जाता है, उसके बाद जो संख्या आती है उससे एक संसद के सदस्य की वोट वैल्यू निकलती है और उसको भाग दिया जाता है टोटल वोट वैल्यू से। इसी तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है और कुल वोट है 10,86,000 और 51% वोट जिसको मिलते हैं वो राष्ट्रपति बन जाता है, राष्ट्रपति के लिए नियुक्त हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको। देखिए विधायकों को और सांसदों को 2 अलग अलग पर्चे दिए जाते हैं। विधायकों को गुलाबी रंग का और सांसदों को हरे रंग का पर्चा दिया जाता है। इसमें प्राथमिकता के हिसाब से राष्ट्रपति का आपको नाम बताना पड़ता है। अब मान लीजिए ए, बी और सी 3 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है। ए को 55% लोगों ने पसंद किया, बी को 35% ने और सी को 10% ने। सबसे कम जिसके वोट परसेंट है उसको निकाल दिया जाता है, उसको आधे आधे नंबर में ए और बी में बांट दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है राष्ट्रपति पद के चुनाव का। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बड़े बड़े घटनाक्रम पिछले दिनों हुए। 15 दिनों के अंदर उद्धव ठाकरे की नींदें खुल गई और उनको मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ा। एकनाथ शिंदे ने 50 विधायकों को लेकर वो सूरत गए, गुवाहाटी गए, ड्रामा हुआ, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में जो गलती उद्धव ठाकरे ने की है उसके बारे में बताएं। जिस तरह से 2019 में उन्होंने जनादेश का अपमान किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए उनको बहुमत मिली थी। जनता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर अपनी सरकार बनाए, लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो कहने लगे कि मुख्यमंत्री पद हमें चाहिए, और इसका डील नहीं थी कोई। हालांकि बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई अजीत पवार के साथ मात्र 2-4 दिन, लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी इनके साथ समझौता कर लिया। उनके पिता बाला साहेब ठाकरे, जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ, एनसीपी के खिलाफ, इनकी विचारधारा के खिलाफ अपनी पूरी राजनीतिक लड़ाई लड़ी, उनका भी एक तरीके से अपमान किया। हिंदुत्व की विचारधारा को उन्होंने जिस तरह से छोड़ दिया, कांग्रेस के साथ रहते हुए जो भी वहां पे घटनाक्रम हो रहे थे महाराष्ट्र में, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आधे से ज्यादा मंत्री भ्रष्ट थे, नवाब मलिक हो, अनिल देशमुख हो, सब जेल गए। उद्धव ठाकरे जिन्होंने
इस्तीफा देने के बाद अपना घर छोड़ा, इमोशनल ड्रामा किया, लेकिन एक भी विधायक उनके पाले में नहीं आया। राहुल नार्वेकर विधानसभा के स्पीकर चुने गए। फ्लोर टेस्ट के अंदर भी उद्धव ठाकरे की सरकार फेल हो गई और महज 15 विधायक उसके पास रह गए हैं। और बड़ी बात यह नहीं है कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार चले गई, बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य भी एक बहुत बड़े संकोच के दायरे में आ चुका है। क्या शिवसेना वो बचा पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। अभी अभी खबर आई है कि थाने की जो नगर पंचायत वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके 66 में से 65 पार्षद एकनाथ शिंदे के साथ हो गए, सांसद उनके साथ हो रहे हैं। तो शिवसेना की हालत खराब हो चुकी है। और बड़ी खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को, जमीन से जुड़े व्यक्ति को, आनंद डीगे और बाला साहेब ठाकरे के भक्त को, हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति को, एक ऑटो चालक को, जमीन से जुड़े व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। थाने में वो ऑटो चलाया करते थे। और एक खास बात यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस, जिनकी चर्चाएं मुख्यमंत्री बनने में थी, 2014 से 2019 तक वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 2 दिन के लिए एनसीपी के साथ अजीत पवार के समर्थन से उन्होंने सरकार चलाई, वो उप मुख्यमंत्री बने। यह बड़ा सवाल था कि वो उप मुख्यमंत्री क्यों बने। देखिए, उनका उप मुख्यमंत्री बनना पहले से तय था। जो बड़ोदरा में बैठक हुई थी अमित शाह, फडणवीस और एकनाथ शिंदे की, एक सीक्रेट बैठक थी जिसको मीडिया में इतनी हाईलाइट नहीं किया गया, उसमें यह तय हो चुका था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनेंगे। एकनाथ शिंदे आने वाले शिवसेना को खत्म करते हैं, यह सवाल होगा। एनसीपी पर पवार ने दावा किया है कि यह सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन यह स्पष्ट हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह ने अपने अपमान का बदला लिया है। अपने जो उन्होंने ईगो हर्ट नहीं होने दिया था। शिवसेना के उद्धव ठाकरे का भविष्य बहुत बड़े खतरे में है। इसके अलावा दोस्तों, जल्दी हम 2 और खबरों पे बात करते हैं। देखिए, आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव हुए, बड़े ऐतिहासिक नतीजे हैं दोस्तों, बड़े ऐतिहासिक नतीजे हैं। भारतीय जनता पार्टी किस में है इस देश में, आपसे अंदेशा करते हैं। रामपुर और आजमगढ़ आजम खान अखिलेश यादव ने विधायक बनने के लिए एक दो से इस्तीफा दिया। माना जा रहा था कि आसानी से समाजवादी पार्टी जीत लेगी क्योंकि बहुल सीटें, लेकिन खेल हो गया। खेल क्या हुआ? आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को 5000 वोटों से शिकस्त दी। रामपुर में घनश्याम सिंह लोधी ने आजम खान के करीबी आसिम रज्जा को बुरी तरह शिकस्त दी, जो मुख्तार अब्बास नकवी का घर है राजपुर। आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी की जीत 2024 के लिए बड़ा संकेत है। 2024 में अब बीजेपी 80 में से कम से 50 सीट ठोक सकती है। बहुत बड़ी जीत है, ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। संगरूर में सिमरनजीत सिंह मान ने जीत दर्ज की है, जो अकाली दल अमृतसर के प्रत्याशी थे। भगवंत मान की सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की है, गुरमेल सिंह को हराया है। तो किस तरह से राजनीति में समीकरण बदलते हैं, समय के साथ बदलता है सब कुछ, ये इससे तय हो गया है। इसके अलावा आखिरी खबर जो है वो है दक्षिण में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर 2 और 3 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तेलंगाना में आयोजित हुई। केसीआर की हरकत आप देखिए, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इतने गिर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं जाते। उसी दिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा वहां आए हुए थे और उनको वो रिसीव करने गए, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं गए। 3 बार ऐसा हुआ है, 3 बार कि वो नरेंद्र मोदी का अपमान करते हुए ना उनको रिसीव करते हैं, अपने आप को राष्ट्रीय लेवल का नेता समझते हैं। तेलंगाना में उनकी जमीन खिसक चुकी है। हैदराबाद निकाय चुनाव से लेकर जो उपचुनाव तेलंगाना में 2 सीटों को लेकर हुए हैं, उससे ये संकेत मिल गया है कि तेलंगाना में अब केसीआर का मुकाबला भाजपा से होगा और संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत दर्ज करे। प्रधानमंत्री ने भाग्यनगर के नाम से हैदराबाद को पुकारा। केसीआर की राजनीति खिसक चुकी है। नरेंद्र मोदी से जिन मुख्यमंत्रियों ने पंगा लिया है उनका हश यही हुआ है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो के चंद्रशेखर राव हो, चाहे वो
आपके आंध्र प्रदेश वाले नायडू साहब हो, इन सब का हाल वही का वही हुआ है जो उद्धव ठाकरे का हुआ है। केसीआर का हाल भी उद्धव ठाकरे की तरह होगा। आप ये लिखा के ले लीजिए कि उनकी सत्ता बचाना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से करप्शन के आरोप केस चंद्रशेखर राव पर लग रहे हैं, बहुत गंभीर है। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय खबर, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर चर्चा कर लेते हैं। हमें इस खबर को इतना ज़्यादा बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो अभी तक खबर आई है उसके बारे में बताएंगे आपको। देखिए, नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये भारतीयों के लिए और हर भारतीय के लिए बहुत बड़ी बात है। जॉनसन का इस्तीफा हो गया है। जिस तरह से उन्होंने यौन शोषण के आरोपी को एक मुख्य सचेतक बनाया, क्रिस प्रिंचर को, उससे उनकी पार्टी में बगावत हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दिया, वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया और 50 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद आखिरकार जॉनसन को हार माननी पड़ी और अपना इस्तीफा देना पड़ा। फ्रांस में भी ऐसा ही घटनाक्रम हुआ, लेकिन फ्रांस में सरकार जाते जाते बच गई। कमला हैरिस के बाद ऋषि सुनक अगर यहाँ पे नारायण मूर्ति के जो जवाई हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारतीयों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये एक खास एपिसोड था। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।